फॉलोइंग इज द तरतीब ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट की ये तरतीब होगी। किसी को याद हो कल पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट दिया था? फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया था या चैरिटी वाला? फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले दिया था। तो फॉलोइंग इज द तरतीब ऑफ टैक्स क्रेडिट, पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट देना है, देन इसके बाद कौन सा देना है, वो ये सारे इकट्ठे दे देने हैं, चैरिटी वाला, शेयर्स वाला और हेल्थ इंश्योरेंस वाला और कंट्रीब्यूशन टू एप्रूव्ड पेंशन फंड वाला। तो पहले आपने देने फॉरेन टैक्स क्रेडिट और उसके बाद आपने देने हैं बाकी टैक्स क्रेडिट्स। क्लियर? ओके। और एक है जो बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज टैक्स क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड। ये एडवांस टैक्स आप पे करते हैं ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपने बिजनेस इनकम पर एडवांस में टैक्स पे कर दिया है तो वो टैक्स साल के एंड पे आपको माइनस होना चाहिए या वो भी जमा करवाना चाहिए? वो साल के एंड पे माइनस होना चाहिए या जमा करवाना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो बहरहाल इसकी भी ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस के चैप्टर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो बिजनेस इनकम पे अगर आपने कोई एडवांस में टैक्स जमा करवा दिया है तो वो भी माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, ये पॉइंट 6 तो आपको पता है, आसान सी बात है, हर जगह लिखी होती है। आना जरूरी होता है या रोजाना आना जरूरी होता है? रोजाना आना जरूरी होता है जी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट 110 रुपए, क्या 10 रुपए आपको रिफंड होगा? अगर ये 2015 का साल है तो 10 रुपए अगले साल जाके माइनस होगा? नो। पिछले साल जाके माइनस होगा? नो। तो इस 110 का कोई आपको बेनिफिट अवेलेबल नहीं। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो माइनस नहीं हो सका वो रिफंड भी नहीं होगा, वो अगले साल जाके भी माइनस नहीं होगा और वो पिछले साल जाके भी माइनस नहीं होगा। पढ़ लें। फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी रिफंडेड, ये रिफंड भी नहीं होगा। शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू फॉलोइंग टैक्स ईयर, ये अगले साल भी माइनस नहीं हो सकता। इट शेल नॉट बी कैरिड बैक टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, पिछले साल जाके भी माइनस नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। ये आप आ रहे हैं या याद भी कर रहे हैं साथ साथ? वेल डन। पॉइंट 7, वरना इस चैप्टर के एंड पे भी नदामत के आंसू बहाने पड़ेंगे। अच्छा, कल कौन सा सवाल किया था? एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मुझे बताएं आपका टैक्स ईयर कौन सा था? आपका टैक्स ईयर था 30 जून 2010। फर्स्ट रो में आ जाए, टैक्स ईयर और किसी रो में एक जगह बना लें। फर्स्ट आपका टैक्स ईयर कौन सा था? 2010, या फिर जिसे कह सकते हैं आप 30 जून 2010। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इनकम कमाई है 2010 के साल में तो उसकी आखिरी तारीख क्या है? 30 जून 2010। अब आपके लिए एक शर्त है, ये मैंने दूसरी क्लास में लिखी थी, आप लिख लें कि आप इथोपिया की गवर्नमेंट को 2 साल में टैक्स जमा करवाएं या आप चाइना की गवर्नमेंट को 2 साल में टैक्स जमा कराएं। अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बाहर की गवर्नमेंट को कितने साल में टैक्स जमा करवा दें? 2 साल में। यानी अगर आपने 30 जून 10 में जाके इनकम कमाई है तो बाहर की गवर्नमेंट को कब तक टैक्स जमा करवा दें? 30 जून 12 तक। तो फिर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत है। वरना अगर टैक्स क्रेडिट माइनस हो चुका है तो हुआ टैक्स क्रेडिट माइनस हुआ क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। जब पता चलेगा कि आपने फॉरेन कंट्री में 2 साल हो गए अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया। इस तरह की बात एक दफा पहले भी पड़ी थी, वो शेयर्स खरीदने की थी, शेयर खरीद के आपने बेचे, 2 साल के अंदर अंदर अगर बेच दिए तो टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो इसी तरह की बात इधर भी है कि अगर आपने फॉरेन कंट्री के अंदर बोले टैक्स पे 2 साल के अंदर नहीं किया तो जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो अलाउ हुआ क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर? इस बात को पढ़ लें, पॉइंट 7 को। पहले यहां पे पॉइंट 7 के लिए थोड़ा सा लिख लें। ईयर एंड 30 जून 10, फॉरेन इनकम अर्न्ड बाय, ये मैं पॉइंट 7 के लिए लिख पा रहा हूं, बाय 30 जून 12 यू शुड, चले मैं खुद ही आगे बोलता हूं, यू शुड पे फॉरेन टैक्स। फॉरेन कंट्री में आपने कब तक टैक्स जमा करवा देना है? 2 साल के अंदर अंदर। अगर 2 साल के अंदर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स जमा ना करवाया तो जो टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो अलाउ हुआ क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा।
हुआ डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाहौर से लेके गुजरांवाला गुजरात की पट्टी है सारी, जिसमें काला शकाकू और सारे आते हैं, फिर ये लाहौर से लेके सारा सरगोदा तक का इलाका, और फिर ये आप इधर लाहौर से निकल जाएं तो उस तरफ पिंडी तक का सारा इलाका, रास्ते में झेलम और ये सारे लोग, तो ये सारे लोग जो है इधर से लाहौर से निकल जाएं शेखुपुरा साइड का इलाका, तो ये सारे लोग कोशिश करें कि ये एक भी छुट्टी ना करें। तो ये जो जुमा हफ्ता इतवार आ रहे आगे जुमा हफ्ता, तो इसमें भी छुट्टी ना करें और अगले वाले जुमा हफ्ते भी छुट्टी ना करें। और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही करना है तो ये लोग जी अगर जुमे की नमाज पढ़ के जो है वो लाहौर से चले जाएं तो एक छुट्टी कर लें, ज़्यादा सैटरडे की कर लें, और सैटरडे का लेक्चर ऑनलाइन ले लें, और फिर जो है वो मंडे को तो रिजल्ट होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पढ़ें आप घर में ईद के दिनों में, और थर्सडे को शाम को निकल आएँ आप लोग, ताकि इधर फ्राइडे सैटरडे की क्लास आपकी मिस ना हो। तो ये तो करीब करीब के इलाकों वाले हो गए। अब अगर आप आगे चले जाएँ पिशावर तक, तो पिशावर वाले अगर या फिर उधर से 2 छुट्टियां पकड़ लें या इधर से 2 छुट्टियां पकड़ लें, ये दोनों तरफ से 2 छुट्टियां पकड़ के ये बड़े वाली कोई चीज़ पकड़नी है ना इन्होंने, तो ये अपना नुकसान करेंगे। तो मेरा मशवरा है कि इधर से पकड़ लें छुट्टियां। तो अगर इधर से पकड़ लो फ्राइडे और सैटरडे वाली, तो आपको 6-7 दिन टोटल मिल जाएंगे। 2 लेक्चर आप ऑनलाइन ले लोगे, और थर्सडे को शाम को पिशावर से बसें चलने शुरू हो जाएंगी, अल्लाह का शुक्र है, उससे सुबह भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो थर्सडे को शाम को ना मसला हो, पहले पिशावर से पिंडी आ जाना, पिंडी से हर वक्त चल रही होती है, तो फिर आप जो है थर्सडे को शाम को इधर आ जाना, ताकि फ्राइडे और सैटरडे का आपका लेक्चर मिस ना हो। और फिर वो जो गिलगित और बल्तिस्तान और वो जो है सकरदू और वो जो पट्टी है ना, वो ज़रा ज़्यादा दूर है, तो उन्होंने अगर ये 5 लेक्चर ऑनलाइन लेने हैं तो पता नहीं वो सफ़र कब करेंगे और ऑनलाइन लेक्चर कब लेंगे, तो वो छुट्टियां ना करें, वो ना जाएं, वो बेहतर है कि वो इधर ही रुक जाएं। अच्छा जी, पॉइंट 7 मैंने जो दिल की बात थी वो कर दी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, चलो खैर है। खाने वाले तो यही मुल्तान लाहौर ये सारी ये पट्टी, ये तो बस एक छुट्टी करे ज़्यादा से ज़्यादा, इस सैटरडे का लेक्चर ऑनलाइन ले ले। पॉइंट 7 अ क्रेडिट शेल बी अलाउड, सीए कराने दें, चुप करें। अ क्रेडिट शेल बी अलाउड ओनली इफ द फॉरेन इनकम टैक्स इज पेड विद इन 2 years। क्रेडिट सिर्फ तब मिलेगा जब फॉरेन टैक्स कितने अरसे में पे कर दें आप, 2 साल के अंदर। 2 साल कब से गिनने शुरू करनी है? आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द फॉरेन इनकम वाज, व्हाट इज द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच फॉरेन इनकम वाज डिराइव्ड, 30 2000, इससे आगे कितने साल? तो 2 साल के अंदर अगर आप फॉरेन कंट्री में टैक्स पे ना करें तो टैक्स क्रेडिट जो अलाउ हुआ था वो आपको क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता क्या है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको प्रैक्टिकली मींस कि आमतौर पे होता क्या है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच फॉरेन इनकम वाज अर्न्ड। प्रैक्टिकली ये होता है कि 10 में आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे आप फॉरेन टैक्स पे करें ना करें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको फॉरेन क्रेडिट मिल जाएगा 2010 में, और अगर आपने फिर 2 साल तक टैक्स पे ना किया तो फिर वो टैक्स लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा या दोबारा ऐड हो जाएगा? दोबारा ऐड हो जाएगा। अलाउ करना है टैक्स क्रेडिट या अलाउ हुआ हुआ डिसअलाउ करना है? अलाउ हुआ डिसअलाउ करना है। अब इसमें तफसील में ये होता है कि आप बेशक उसी साल की कैलकुलेशन रिवाइज करके हुकूमत को जमा करवा दें और हुकूमत आपसे वो टैक्स वापस मांग लेगी। तो बता दें जी कितने अरसे में, ये न्यूमेरिकली टेस्ट कोई नहीं होना, बस थ्योरी की हद तक बताएं, कितने अरसे में फॉरेन कंट्री में आप टैक्स पे कर दें? 2 साल में, बस इतनी सी बात काफी है आपके लिए। अच्छा जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हाँ यार वो मेरे जहन से दूसरी क्लास में निकल गया, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के करा दूंगा, कोई मसला नहीं, आज ही करा दूंगा वरना कल करा दूंगा। बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पढ़ाने लगा हूं, ट्रेडर का भी हो सकता है और सर्विस प्रोवाइडर का भी हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? लॉयर है, डॉक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रेडर कौन है? जो चीजें खरीद के बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं। और एक और बिजनेस हो सकता है किसका? ये कौन होता है? जो चीजें बना के बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर में आगे 2 कैटेगरीज, सेल अबव 250 मिलियन, 250 मिलियन से ज्यादा सेल है, सेल अप टू 250 मिलियन। सेल कितनी है जी? 250। नो बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट नहीं है लॉ में, नो बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट नहीं है लॉ में। आपको कहा जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और आपके लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम लगेगी, लेकिन आपके लिए टेबल 1 और 2 नहीं लगेगा, आपके लिए टैक्स रेट जरा डिफरेंट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले जरा समझ लें। अगर एक ऐसा बिजनेसमैन है जो चीजें खरीद के बेचता है या सर्विसेज देता है, उसे लॉ में का कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर एक ऐसा बिजनेसमैन है जो कि मैन्युफैक्चरर है और उसकी सेल 250 मिलियन से भी ज्यादा है,
उसे भी कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। ये तो बहुत अमीर लोग हैं। और ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो चीजें बना के बेच रहा है और उसकी सेल साल के 250 मिलियन से, इसका नाम रखा जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटी एंटरप्राइज। और इसके लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले रेट लगेंगे, लेकिन रेट टेबल 1 और 2 वाले नहीं लगेंगे। रेट इसके लिए डिफरेंट है जो हमारे इस टेबल में दिए हुए हैं। चलें नोट कर लें। तो एसएमई सिर्फ कौन सी वाली बनी? ये वाली, जिसकी सेल साल की किससे कम है? 250 मिलियन या उससे कम है। चलें, बैठे रहना, मैं तो कहता हूं चलें। कितना टाइम लगता है ईद की नमाज पढ़ने में? आधा घंटा। तो 16 घंटा आपके हो गए पढ़ने के, 16 में से आधा घंटा, 15.5 घंटे। ये लुट मचा दें आप लोग। वैसे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ईद की छुट्टियां ऐसी गुजारें कि जैसे ईद के बाद आईक्यू का पेपर है। बस चलें जी। जी नहीं जी, नहीं, नॉर्मल टैक्स रेजिम वो होता था जिसपे टेबल 1 और 2 लगता था। आज मैंने कुछ और भी बता दिया। अच्छा, असल में नॉर्मल टैक्स रेजिम की थीम ये है कि खर्चे बिजनेस के माइनस करने की जात होगी। भाई ये इसके लिए रेट है, ये टेबल पेपर में गिवन होगा। जहां बिजनेस की साल की सेल 100 मिलियन से बढ़ नहीं रही तो कितना रेट है? 7.5%। और जहां बिजनेस की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 250 मिलियन से कम है तो रेट कितना होगा? शायद इसका मतलब स्मॉल एंटरप्राइज है और शायद इसका मतलब मीडियम एंटरप्राइज है। समझ आ गई बात? जिसकी सेल 100 से कम वो स्मॉल और जिसकी 100 से 250 वो मीडियम। लेकिन ऐसा लफ्ज़ लॉ मेकर ने यूज नहीं किया, बस इन दोनों का नाम ही क्या रख दिया है? एसएमई, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन असल बात यह है कि इनकी सेल किससे कम होनी चाहिए? 250 से कम होनी चाहिए। सो दैट विल बी कॉल्ड एज, बोले कौन सी एंटरप्राइज? इसमें स्मॉल कंपनी में क्या फर्क है ये अलग बहस है। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर डिस्कशन होगी। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हिज बिजनेस सेल इन अ टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन। एक ऐसा बंदा जिसका कारोबार कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? चीजें बना के बेचना। और इसकी साल की सेल 250 मिलियन से बढ़े ना, 250 मिलियन तक भी हो तो क्या कहा जाएगा? अगर इसकी साल की सेल 250 मिलियन से बढ़ गई इट शैल नॉट क्वालिफाई एज, तो इसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं कहा जाएगा। क्लियर? जी, एक कंपनी है, एक कोई भी एंटिटी है जिसकी साल की सेल 200 मिलियन है, ये एसएमई है? और बता देना 250 से कम है? एसएमई है? इसकी भी 250 से कम है? ये एसएमई है? इसकी भी 250 से कम है या ज्यादा है? क्या ये एसएमई है या नहीं है? और अगली वाली? अगली वाली भी एसएमई नहीं है। नोट कर लें, अगली वाली एसएमई इसलिए नहीं है कि जो एक दफा 250 से ऊपर चला गया, अब वो अगर 250 से नीचे भी आ जाए तो लॉ मेकर कहेगा तुम एसएमई मेरी नजर में नहीं हो, तो अगली वाली एसएमई नहीं है। हालांकि 250 से कम है सेल, लेकिन क्यों एसएमई नहीं है? जिंदगी में एक दफा तुम ऊपर चले गए तो फिर तुम ऊपर गई हो, फिर तुम नीचे आके लोगों को डराओ मत। तुम हमारी नजर में क्या हो? एसएमई नहीं हो। एक दफा भी तुम जिंदगी में अगर ऊपर चले गए तो अब तुम एसएमई, अब तो तुम्हारा शुमार बड़ों में होता है। पंद्रह मिनट भी साथ वाले को दे दो ना, नोट ही करता रहेगा। ठीक है जी, ओवर। तो जो बंदा क्रॉस कर जाए एक दफा 250 की लिमिट, अगले साल अगर 250 से नीचे भी आ जाए तो वो एसएमई नहीं है। जा रहे If annual sale exceed 250 million, it shall not qualify as SME in the year in which it exceeds or any
subsequent year. What was the year in which it exceeds 2000 and what is the subsequent year? 13. तो ना 12 में ये एसएमई है ना 13 में ये एसएमई है. नोट कर लिया आपने 12 और 13 अपने नेक हाथों से. ओके मैन्युफैक्चरर कौन होता है? गाड़ियां बनाने वाला, एसी बनाने वाला, प्रोजेक्टर बनाने वाला. मैन्युफैक्चरर मींस अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो चीजें बना के बेचते हैं. इसमें क्या क्या शामिल है मैन्युफैक्चरिंग में, जरा बताएं, खुल के बताएं. एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद other articles, other materials, components is either converted into another distinct article. आप एक कमरे के अंदर गए तो आपने सुबह 9 बजे देखा कि वहां पे लोहा पड़ा हुआ था, तारें पड़ी हुई थी, शीशा पड़ा हुआ था, टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, टायर पड़े हुए थे. 2 घंटे बाद आप गए तो वहां गाड़ी खड़ी हुई थी. ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ है उस कमरे में जो मैं आपको बता नहीं सकता. अ प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बो विद अदर आर्टिकल मटेरियल कंपोनेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर. एक ऐसी चीज शाहकार नजर आ रही है जो आपने सोची भी नहीं थी, सोच से भी ऊपर की चीज नजर आ रही है. इज कन्वर्टेड इनटू अ डिस्टिंक्ट आर्टिकल. अच्छा, इसमें यह भी शामिल है कि आप उस चीज की का इस्तेमाल बदल दें. मिसाल के तौर पे आप कमरे में गए सुबह 9 बजे तो शीशा पड़ा हुआ था. अब आप थोड़ी देर बाद गए तो जो शीशा था वो देखने वाला अलग पड़ा हुआ था, एम्बुलेंस में लगाने वाला अलग पड़ा हुआ था, यहां पे ग्लास लगाने वाला शीशा अलग पड़ा हुआ था, और गाड़ियों के ऊपर लगाने वाला शीशा अलग पड़ा हुआ था, और जो है वो वॉलेट के अंदर डालने वाला शीशा अलग पड़ा हुआ था, और वार्डरोब के अंदर लगाने वाला शीशा अलग पड़ा हुआ था. तो वो शीशा तो शीशा था, लेकिन वो शीशा शीशों में बदल गया, डिफरेंट. और प्रोडक्ट इज सो चेंज्ड, ट्रांसफर्ड और रीशेप्ड दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू. इसका यूज बदल गया. चीज वही रही है लेकिन इसका क्या बदल गया? यूज बदल गया. अब गाड़ी वाला शीशा आप जेब में नहीं डाल सकते. यार मैंने अपने आप को देखना होगा, गाड़ी वाला शीशा जेब में डालूं और जेब वाला गाड़ी पे नहीं लगा सकते. तो इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली. चीज वही रही लेकिन इसका क्या बदल गया? इस्तेमाल बदल गया. तो या तो चीज ही बदल जाती है, नई चीज सामने आ जाती है, जो चीज वही रहती है लेकिन इसका क्या बदल जाता है. दिस ऑल इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग. और यार अक्सर लोग आपने सुना होगा चीजों को असेंबल कर रहे होते हैं. असेंबल होते हैं मिलाना, चीजों को मिक्सिंग कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं चीजों की. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कटिंग मशीनें लगी हुई हैं. प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर, या किसी भी तरीके से गुड्स को तैयार करें, इन सबको क्या कहा जाएगा हमारी नजर में? मैन्युफैक्चरर. जी, एसएमई ने अपने आप को रजिस्टर कहां करवाना है? खालू के घर जाके. एसएमई शैल रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद एफबीआर. ये किसके पास अपने आप को रजिस्टर करवाए जाके? एफबीआर के पास, ऑन आइरिस पोर्टल. आइरिस किसी चीज का एब्रीवेशन नहीं है. अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको आइरिस का मतलब कोई एब्रीवेशन नहीं नजर आएगा. आइरिस कहते हैं एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम को. तो या तो आप एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें, और अगर आप नहीं करवाते तो एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप एसएमई डेवलपमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान में, वहां पे चले जाएं और वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें. तो आपको किसके बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे? एसएमई के. रेट ऑफ टैक्स एसएमई के ये है 7.5% और 15%. टेबल 1 और 2 में 35% तक रेट थे, लेकिन यहां सिर्फ रेट कितने परसेंट है? 7.5 और 7.5. 7.5 और कितने परसेंट? 15%. अच्छा जी, कितना परसेंट टाइम आपने दिन का घर में पढ़ा है? जरा बताइए कैलकुलेटर पे. घर में आपने कितने परसेंट टाइम दिन का पढ़ा है, पढ़ाई की है? 24 में से 14 घंटे. कैलकुलेटर पे बताएं कितना परसेंट दिन का हिस्सा आपने पढ़ाई की है. जी जी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. 58% दिन का हिस्सा आपने क्या किया है? पढ़ा है. 24 में से 14 समोसे आपके घर वाले खा गए. बताएं कितने परसेंट समोसे खाए हैं? 58%. 15 में से 14 टेस्ट आपने दिए हैं. बताएं कितने परसेंट आपने टेस्ट दिए हैं? 90. अब देख रहे हैं कि आप जब डिवाइड करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. खाली 14 डिवाइड बाय 15 से काम नहीं चल रहा. एंड पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? याद रखिएगा, जिंदगी में रूल, कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना तो साथ किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, ये तो एक बीच में वैसी बात आ गई. अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपने बड़े तसल्ली से समझना है. कॉन्सेप्ट है जी मोहतरम ऑडिट का, कि एसएमई का ऑडिट करना है या नहीं करना. ऑडिट का मतलब है एफबीआर वाले आके आपका डाटा चेक करेंगे या नहीं करेंगे. तो ऑडिट के अंदर जो है वो, अगर आपकी सेल अप टू कितनी है? 100 मिलियन, या फिर 100 से टू
50 मिलियन, दो ऑप्शन ही है ना। और आपकी टैक्स डिवाइडेड बाय सेल की परसेंटेज या टैक्स डिवाइडेड बाय सेल की रेशो, क्या डिवाइडेड बाय क्या, टैक्स डिवाइडेड बाय सेल, ये एक रेशो होगी, रेशो, ये रेशो आपकी 0.25% या 0.5% से कम आ रही है। 0.25% या 0.5% से क्या आ रही है, या आपकी ये रेशो 0.5% से ज्यादा आ रही है, तो ऐसी सूरत में आपका ऑडिट होगा, आपका ऑडिट होगा, और ऐसी सूरत में आपका ऑडिट नहीं होगा, आपका ऑडिट। अभी ये टैक्स डिवाइडेड बाय सेल क्या रेशो होती है, ये मैं आपको भी निकलवा के दिखाता हूं, इसकी आप टेंशन ना लें। ये कोई एक रेशो है, अगर रेशो 0.25% से क्या है, कम है, तो फिर आप टैक्स कम दे रहे हैं एफबीआर को। एफबीआर वाले कहते हैं हम जरा चेक करना चाह रहे हैं आपको ऑडिट करके कि आप टैक्स सही भी दे रहे हो या नहीं। और अगर आपकी ये रेशो 0.25% या 0.5% से ज्यादा है, तो फिर आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं एफबीआर को। जब आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं एफबीआर को, तो फिर आपको हम एक बेनिफिट देंगे, आपका ऑडिट नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा काम शुरू हो गया है, एसएमईज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि हम आपके रिकॉर्ड चेक करने नहीं आया करेंगे। इन लोगों को भी किसी तरीके से पकड़ा जा सकता है, लेकिन कम से कम वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप बस इतनी सी बात याद रखें, जो बंदे टैक्स कम जमा करा रहे हैं उन्हें ऑडिट के लिए पकड़ा जा सकता है, अटेंटिव है इधर, और जो बंदे टैक्स ज्यादा जमा करा रहे हैं उन्हें ऑडिट के लिए नहीं पकड़ा जा सकता। इनको फिर किस तरह पकड़ा जाएगा और ये सही है, जो सच है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कम से कम ये बात नोट कर लें। और फिर रिवीजन करते हैं, ये टैक्स डिवाइडेड बाय सेल रेशो होती क्या है, कैसे निकलती है और क्या चक्कर है। ये 0.24, 0.25 और 0.5 ही है ना, किताब में जरा देख लें, ठीक है, यही है। चले, किसको किससे डिवाइड करने, टैक्स डिवाइडेड बाय सेल। भाई आपने तस्वीर खींची है या माइंड में तस्वीर खींची है या घर जाके तस्वीर खींचेंगे, हो गया, नोट कर लिया, जबरदस्त, एक्सेलेंट, छा गए आप। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने मुझे बताना है इसके ऑडिट की जरूरत है या नहीं। एक साहब कहते हैं जी मेरा टैक्स है 10,000 रुपये और मेरी सेल है ₹1.6 मिलियन, आप मुझे बताएं ऑडिट की जरूरत है या नहीं। 1.6 मिलियन को कैलकुलेटर पे बदलना आता है रुपीज में, बदल लीजिएगा, जल्दी जल्दी, हिम्मत करें। टैक्स को किससे डिवाइड करना है, सेल से। जी, कितने लोग कह रहे हैं ऑडिट की जरूरत है, हाथ खड़ा करें। कितने कह रहे हैं ऑडिट की जरूरत नहीं है। ओके, यार असल में हम करेंगे क्या, टैक्स है 10,000 और सेल 1.6 है, यानी कि 100 मिलियन से कम है ना। 1.6 को कैसे कैलकुलेटर पे लिखते हैं, 1600, लेकिन खुदा के लिए 100 से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिएगा, वरना आप गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। कितने लोग 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। 100 से मल्टीप्लाई की अगर परसेंटेज नहीं आती, इसी की रिवीजन मैंने आपको कराई थी पहले, कि परसेंटेज जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करके किए बगैर नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मैं 100 में से 10 घंटे पढ़ाऊं, तो अब 10 को 100 पे डिवाइड करेगा तो 10% नहीं आएगा, 10 को 100 पे डिवाइड करेगा तो 0.1 आएगा कैलकुलेटर पे। तो परसेंटेज जब भी निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से। जब आप 0.625% 0.625% is 0.625% is greater than, इसके लिए ये वाला रूल है या नीचे वाला रूल है, ऊपर वाला, नीचे वाला कहां से, 100 मिलियन तक उसकी सेल है, कितनी सेल है, 1.6 मिलियन। अच्छा चलो यार, ये तो कुछ और ही चक्कर शुरू हो गए, ठहरो जरा। अच्छा 1.6 मिलियन
100 से कम है या 100 से 250 है? कमाल होगी। दोबारा देखें जरा, 1 मिलियन या 1.6 मिलियन 100 मिलियन से कम है? कसमें कम है? अच्छा, तो अगर 1.6 मिलियन 100 मिलियन से कम है, तो ये जो मैं रूल लगाना चाह रहा हूं, ये रूल मेरे भाई मैं किसके ऊपर लगाऊंगा? ये मैं यहां से अंडरलाइन करूंगा, ये यहां से हाईलाइट करूंगा, तो मेरे लिए ना ये वाली परसेंटेज रेलेवेंट है। तो 0.625% इज ग्रेटर देन, बोलो 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 बोलो, ज्यादा है, देयरफॉर नो ऑडिट, इसलिए आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। किन चीजों को डिवाइड किया करेंगे लोग? टैक्स को डिवाइड करेंगे अपनी सेल से, और अगर जवाब 0.25% से कम आया तो ऑडिट करवाएंगे, 0.25% से ज्यादा आया तो ऑडिट नहीं करवाएंगे। और जो ऑडिट नहीं करवाएंगे फिर उनको हुकूमत कैसे पकड़ेगी, क्या करेगी, वो बहस में मत जाने, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, ये जो जूम के सेशंस हो रहे हैं, इनमें जो मैं टाइम आपको देता हूं, तो उसके बाद 10-15 मिनट ही मैं वेट करता हूँ। ये तो नहीं कि उसके बाद 1 घंटा मैं वेट करूंगा आपका, 10-15 मिनट वेट करता हूँ, कोई आके सवाल पूछ लेते ठीक है, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। तो मीटिंग को अगर आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद, तो मीटिंग जाहिर बात है इनवैलिड आना है उसमें, इसलिए इसको देखें, 10-15 मिनट में आ जाएं, जो सवाल पूछने हैं उसको पूछें। अच्छा जी, पढ़ें जी। एसएमईज में, ये ऑनलाइन वालों से बात कर रहा था मैं, एसएमईज मे बी सेलेक्टेड फॉर ऑडिट, एसएमईज मे बी सेलेक्टेड फॉर, इसको मैं अभी ब्रैकेट वाली बात नहीं पढ़ा रहा, एसएमईज मे बी सेलेक्टेड फॉर ऑडिट थ्रू कंप्यूटर बैलेटिंग। ये रेड वाली लाइन समझ आ गई तो बता दें। एसएमईज मे बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट थ्रू कंप्यूटर बैलेटिंग। बैलेटिंग कंप्यूटर बैलेटिंग होगी। कंप्यूटर बैलेटिंग का क्या मतलब है? कंप्यूटर में सारी एसएमईज के नाम डाल दिए जाएंगे और कंप्यूटर को कहा जाएगा इन सारी में से कोई 25-30 चुन दो, तो कंप्यूटर सैंपल बेस पे 25-30 चुन के बाहर निकाल देगा। इसे कहेंगे कंप्यूटर बेस्ड बैलेटिंग। सारी एसएमईज का ऑडिट करना एफपीआर के लिए पॉसिबल होगा? पाकिस्तान में जितने छोटे छोटे बिजनेस है उनको ऑडिट करना एफपीआर के लिए पॉसिबल होगा? तो फिर ऑडिट करने के लिए सबको ऑडिट किया जाएगा या उनमें से कुछ का? उनमें से कुछ का। लेकिन ये जो सिलेक्शन है ना, ये रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स पे होती है। किन पे होती है ये सिलेक्शन? रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स। रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स का क्या मतलब है? यानी टीचर ने क्लास से बच्चों को निकालना हो तो पहले रिस्की बच्चे ढूंढता है। रिस्की कौन से? जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, जो टेस्ट देते हैं कभी नहीं देते, रिस्की बच्चों को पहले ढूंढा जाता है। तो सिमिलरली हमारा एफबीआर का सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड भी ये इंश्योर करेगा कौन लोग रिस्की हैं। अब एफबीआर के सिस्टम को कैसे पता चलेगा कौन लोग रिस्की हैं? मिसाल के तौर पे ये राजा मार्केट है लाहौर के अंदर। अब राजा मार्केट में से किसी एक बंदे ने भी अपनी टैक्स का कैलकुलेशन जमा नहीं कराई। अब हुकूमत कहेगी ये एरिया ज्यादा रिस्की है कम रिस्की है, तो कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप रिस्की चीजों को पहले निकालो और नॉन रिस्की चीजों को बाद में निकालो। तो इस कुछ मेथोडोलॉजी का नाम मुश्किल सा क्या है? रेड वाली अंडरलाइन करें, वो आसान बात है, रेड वाली लाइन पढ़ें, मे बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट थ्रू कंप्यूटर बैलेटिंग। लेकिन ये जो स्काई ब्लू में मैंने हाईलाइट किया, ये जरा आपको लफ्ज याद करना पड़ेगा। स्काई ब्लू वाला लफ्ज अलग से जरा याद कर लें। क्या? रिस्क बेस्ड पैरामीट्रिक कंप्यूटर बैलेटिंग। तो कंप्यूटर बैलेटिंग का ये नाम है, रिस्क बेस्ड पैरामीट्रिक कंप्यूटर बैलेटिंग, जो किस पे बेस करेगी? रिस्क पे। अच्छा भाईजान, ये बता दें ऑडिट के लिए चुना कब जाएगा सिर्फ? However, it will be selected only if the tax to turnover ratio is below. Tax to turnover ratio क्या होती है? Tax divided by sale into 100. If the tax to turnover ratio is below 0.25 और below 0.5. 0.25 किसके लिए? जब सेल 100 से कम है, और अगर सेल 100 से 250 के दरमियान है तो 0.5%। ये सिर्फ जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है, ये देखना है आपने। इधर देख रहे हैं, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। पाकिस्तान में एसएमईज कितनी है? पाकिस्तान में एसएमईज कितनी है बोले? 50,000। पाकिस्तान में कितनी एसएमईज हैं? 50,000। जज़ाकल्लाह। ऑडिट कैन ओनली बी डन ऑफ 2500। पाकिस्तान में कितनी एसएमईज हैं? ऑडिट कैन ओनली बी डन ऑफ 2500। मैंने कैसे निकाले? 50,000 का, ये बिल्कुल एक नई बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल नई बात कर रहा हूं, इसको पीछे से कंपेयर नहीं करना। अगर पाकिस्तान में 50,000 एसएमईज हैं तो हमारा लॉ कहता है एक साल सिर्फ 5% का ऑडिट कर सकते हो, उनसे ज्यादा को तंग ना करो। तो 5% का क्या मतलब बनेगा? 2500। अब अगर 2501वीं एसएमई का ऑडिट करना चाहते हैं आप, या 2502 नंबर वाली एसएमई का ऑडिट करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। अगले साल अगली 2500 का कर लें, उससे अगले साल अगली 2500 का कर लें, लेकिन मैक्सिमम कितनी एसएमईज का ऑडिट किया जा सकता है? 2500 का। यानी अगर पाकिस्तान में 50,000 है तो उनमें से 5%, दैट इज 2500। नोट कर लें।
ये अगला पॉइंट है। आज बातें बड़ी आसान सी हैं, ताज़ा आपने घर जाके याद करनी है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। $50,000 जरा 5%, तो सारी एसएमएस को छेड़ें जाके या गिनी चुनी को? गिनी चुनी को इस साल छेड़ लें, बाकी गिनी चुनी को अगले साल छेड़ लें, उससे बाकी को अगले साल छेड़ लें, छेड़ते ही रहें बस। पढ़ें। फर्दर केसेस टू बी सिलेक्टेड हियर फॉर ऑडिट वुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सच एसएमएस। टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान में जितनी एसएमएस की उनमें से कितना को चुना जा सकता है? 5% को। अच्छा, एसएमईज के पास ना दो रास्ते हैं, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम का रास्ता है, एक फाइनल टैक्स रिजीम का रास्ता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल और फाइनल रिजीम में ना बेसिक फ़र्क है। नॉर्मल रिजीम होती है जिसमें खर्चे माइनस हो सकते हैं, फाइनल रिजीम होती है जिसमें खर्चे माइनस नहीं हो सकते। जैसे हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल रिजीम है, क्योंकि ग्रॉस रेंट में से खर्चे माइनस करते हैं हम, रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस वगैरह, तो इनकम निकलती है। तो नॉर्मल रिजीम और फाइनल रिजीम में बेसिक डिफरेंस है, नॉर्मल रिजीम में खर्चे माइनस हो जाते हैं, फाइनल में खर्चे माइनस नहीं होते। तो ये जो एसएमईज है ना, इनको दो ऑप्शंस दी थी, या आप नॉर्मल रिजीम में रहो या फाइनल में रहो। अब आईकैप ने इसकी फाइनल रिजीम भी गलती से किताब में डाल दी थी, लेकिन फिर आईकैप से रिक्वेस्ट की तो आईकैप ने मान लिया कि ये आपके स्कोप की चीज नहीं है, तो आईकैप ने इसकी फाइनल रिजीम आपके सिलेबस से निकाल दी। लेकिन एक लाइन आईकैप अपनी किताब से निकालना भूल गया, वो हम पढ़ लेते हैं। एसएमई हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू बी टैक्स्ड अंडर फाइनल रिजीम। एसएमई के पास ऑप्शन है कि कहां चली जाए, फाइनल। मैंने तो आपको बता दिया, हमारे पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकली एसएमई को आपने नॉर्मल रिजीम में डालना है। कहां डालना है? नॉर्मल रिजीम में। और नॉर्मल रिजीम के रेट क्या हैं? 7.5% और 15%। ये रेट्स मैंने आपको डाटा देख के इसलिए नहीं लगवाए कि चैप्टर 19 में जब हम न्यूमेरिकल्स किया करेंगे तो ये रेट इंशाल्लाह हम यूज करेंगे, वरना ये रेट्स भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता, अभी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगी। तो एसएमईज के पास ये जो रास्ता है ना, ये वाला, इस रास्ते का नाम जो है नॉर्मल रिजीम लिख लें। यानी ये जो 7.5% इंशाल्लाह हम रेट लगाएंगे ना, ये ग्रॉस सेल में से खर्चे वगैरह माइनस करके लगाया करेंगे, तो ये नॉर्मल रिजीम है, 7.5% और 15%। लेकिन एसएमई के पास एक और रास्ता अवेलेबल है, कौन सा वाला? वो रास्ता क्या है, उसमें रेट क्या है, ये शुक्र है उसने किताब से आईकैप ने निकाल दी है। SME has been provided with an option to be taxed under final regime if option is not exercised। लेकिन अगर उधर नहीं जाता, the income would be taxable under, तो या तो फाइनल की तरफ चला जा, अगर नहीं जाता तो नॉर्मल तो तेरे पास अवेलेबल है, या तो अपने घर फैसलाबाद चला जा ईद के लिए, वरना लाहौर तो अवेलेबल है तेरे पास। क्लियर? मोस्ट वेलकम इन लाहौर। जी जी जी, जो अगले साल उन 5% में से भी किसी की दोबारा हो सकती है। अच्छा जी, ओवर क्लियर? सेक्शन नहीं यार, वो देखें, सवाल पूछने का सबका राइट है, और मैं ऑनलाइन में भी अक्सर कर रहा होता हूँ। असल में ना पास के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पता है कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस सवाल का जवाब बच्चा क्या पूछना चाह रहा है और उसका क्या जवाब देना है, और किसको तफसील से देना है, और कौन सा सवाल सबके सामने रिपीट करना है। तो जो जिस तरह चल रहा हूँ वो ये मत समझा करें सर से उतारा जा रहा है, जो जितना पता है ऑलरेडी आपको इतनी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है कि उससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, SME वो हो गया फर्क। मिनिमम टैक्स, यार ये कोई टैक्स है? मिनिमम टैक्स इंशाल्लाह हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्शन 113। ये सेक्शन बस बता दें, जो भी है अभी हमने पढ़ा नहीं, ये एसएमई पे लगता है या नहीं लगता, बस ये बता दें। ये सेक्शन एसएमई पे नहीं लगता। अच्छा जी, एसएमई के बारे में हमने पहली बात क्या पढ़ ली? एसएमई के रेट नॉर्मल वाले रेट से कम है या ज्यादा है? कम है। और एसएमई का ऑडिट कभी होगा, कभी इन बातों के अलावा बाकी सारी बातें एसएमई के लिए कॉमन है। यानी अगर एसएमई फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करें तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, हर एक के लिए वही रूल है कि स्टेट बैंक के रेट पे कन्वर्ट कर दो। एसएमई रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जाके चैप्टर 4 में देख लो। बाकी सारे रूल एसएमईज के लिए वही हैं जो बाकी चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं। सिर्फ एक रूल एसएमई के डिफरेंट है, इसका टैक्स रेट क्या है, कम है, और कभी इसका ऑडिट होगा, कभी नहीं होगा। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दें, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ वुड एप्लीकेबल टू एसएमई। बाकी सारे रूल एसएमई के लिए उसी तरह है। एसएमई का टैक्स ईयर नॉर्मल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है, ट्रांजिशनल भी हो सकता है। तो ये वाले रूल भी एसएमईज के लिए डिफरेंट है या ये वही है जो सबके लिए सेम है? तो ऑल अदर प्रोविजंस का क्या मतलब है? बाकी सारी प्रोविजंस लॉ की तुम पे लगेंगी, बस तुम्हारे टैक्स रेट हमने कम कर दिए थोड़े से, और दूसरी रिलैक्सेशन तुम्हें क्या दी है? कभी तुम्हारा ऑडिट होगा, कभी तुम्हारा ऑडिट नहीं होगा। और अगली बात तो मैंने आपको बता दी है कि ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर को जो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, ये बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है? मैन्युफैक्चरर। चलें जी, अगला कॉन्सेप्ट है बाजी एंटरप्राइज एंड इट्स टैक्सेशन।
वुमेन एंटरप्राइज। रक्षंदा ने रुखसाना से कहा कि जमीला को साथ में लाके पार्टनरशिप शुरू करते हैं। बानो ने कहा मैं भी साथ। तो कितनों की पार्टनरशिप हो गई? 4 की। तो इट इज कॉल्ड एज बाजी एंटरप्राइज। तो अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। बाजी भी हो सकती है, बाजीज भी हो सकती हैं। और ये क्या कमा रही हैं बाजीज? इनकम फ्रॉम बिजनेस। या तो बाजियां 1 जुलाई 21 से पहले बनी हैं, बनी से मुराद ये नहीं कि दुनिया में, उससे मुराद बिजनेस उनका, या तो समझिए ना, या तो 1 जुलाई 21 से पुराना बिजनेस है उनका, इनको बेनिफिट नहीं है, इनको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर इनका बिजनेस 1 जुलाई 21 को शुरू किया या उसके बाद शुरू किया और इन्होंने पुराने बिजनेस को तोड़ मड़ोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया, पुराने बिजनेस में ही नाम चेंज करके 1-2 पार्टनर डाल के शुरू कर दिया, भाईजान आपको भी बेनिफिट, बाजियों आपको भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, इनको भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर बाजियों ने मिलकर नया कारोबार शुरू किया, फ्रेश ताजा खस्ता नान तिल वाले कीमे वाला सब फ्रेश बिजनेस इन्होंने शुरू किया, तो भाईजान सुन लें, इनको बेनिफिट अवेलेबल है। और बेनिफिट क्या है? इनको 25% टैक्स माफ हो जाएगा। अगर साल का टैक्स इनका ₹1,00,000 है तो कितना देना पड़ेगा? 75,000। अगर साल का टैक्स 2 लाख है तो कितना देना पड़ेगा? 1.5 लाख। समझ रहे हैं? अगर साल का टैक्स 10 लाख है तो कितना देना पड़ेगा? 7.5 लाख। कितना टैक्स माफ हो जाएगा? तो ये जो बेनिफिट अवेलेबल है बाजियों को, सिर्फ इस सूरत में अवेलेबल है, इन 2 सूरतों में बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। साथ वाली किताब पे नोट कर लें। किन औरतों को बेनिफिट अवेलेबल है? जिनका कारोबार 1 जुलाई 21 से पहले है या 1 जुलाई 21 के बाद शुरू किया। उसमें अगर बाद में शुरू किया और पुराने बिजनेस को चेंज करके कुछ किया तो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश बिजनेस शुरू किया तो बेनिफिट अवेलेबल है। और बेनिफिट बहुत बड़ा है, बंपर ऑफर है। क्या? अगर ₹1,00,000 आपका टैक्स बन रहा है तो कितने % टैक्स माफ हो जाएगा? 25%। 25% कितना बनता है? 25,000। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? सिर्फ 75,000। कितने लोग कह रहे हैं या तो आप बोले और हम सुने या हमें लिखने दें? अब ये अगर मल्टी प्रोसेसिंग तो हमसे ना करवाए ना। वैसे ये भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैंने सुना है कि ये अम्मी को कहते हैं सालन जो है वो रोटी में डाल के रोल बना के दे दें। मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ और साथ साथ मैं, ठीक है आप बस, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ करते हैं आप, मैंने सुना है। कटिंग भी करवाने जाते हैं तो साथ किताब ले जाते हैं, बाइक को पंचर भी लगवाने जाते हैं तो साथ किताब ले जाते हैं। तो जिंदगी में बस वेले ना बैठा करें, काम करते रहा करें। ये इतवार की बात है, बच्चों से असल में मैं घर में मोबाइल ले लेता हूँ और फिर हम साइड पे रख देते हैं ताकि बच्चे यूज़ ना करें, तो फिर हम भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब उनको कटिंग करवाने लेके जाना था बच्चों को मैंने, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, मोबाइल भी मैं साथ नहीं लेके जा सकता। तो मैंने एक वो अकाउंटिंग की किताब है वो पकड़ ली और वो बैठ के फिर मैं साइड पे 15 मिनट पढ़ता रहा और बच्चे कटिंग करवाते रहे। तो वो लीज की एक चैप्टर की चीज़ देखनी थी मैंने किताब में किसी में, तो बस करना पड़ता है, फिर ये क्या करें। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा भाईजान, मुझे तो समझ नहीं आती लोग टाइम कैसे ज़ाया करते हैं। आपकी सवारी में, आपकी गाड़ी में, आपके मोटरसाइकिल की टैंक के हर जगह किताबें होनी चाहिए, हर जगह कोई नोट्स होने चाहिए। आपके पास तो हाथों में मोबाइल है, आप पूरे चैप्टर की तस्वीर खींच के कैम स्कैनर से चैप्टर 1 स्कैन कर सकते हैं। तो आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जज्बा होना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर, ये 2-2.5 साल पहले जो है वो किसी शादी में मैं गया हुआ था, तो अगले दिन एक लेक्चर था, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा, तो मैं वो IFRS 15 नया आया था, तो मैं मोबाइल पे बैठ के पढ़ा। तो वो जो मेरे साथ टेबल पे शादी पे बंदा बैठा हुआ, वो थोड़ी देर में ना देख रहा, कहते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ लगता है आप कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं बताऊँगा तुझे। तो क्या करेगा बंदा, जाहिर बात है, अब खाने के वेट में ये तो नहीं कि बंदा बस खाने ही देखता रहे, किस वक्त प्लेटें आ रही हैं और किस वक्त क्या हो रहा है, पढ़ ले बैठ के। तो जज्बा चलाता है बंदे को, पता नहीं अब है या नहीं आपके अंदर, या किधर है वो कीड़ा। ओके अच्छा जी, आज छोड़े यार, ऐसी बातें नहीं करते। वुमेन एंटरप्राइज, वुमेन भी लेना बैठा करें बस जिंदगी में।
वुमेन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टार्टअप। हाँ ठीक है, चलो अब बात कर ली आपने, अब देख लो। वुमेन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2021 एज अकेली। बानो ने कहा मैं नहीं किसी के साथ पार्टनरशिप करती। ठीक है, कोई नहीं, तुझे भी बेनिफिट है। ऋषिता रक्षंदा ने कहा हम ईओपी बना लेते हैं, और सलमा और आयशा ने कहा हम कंपनी बना लेते हैं। अ कंपनी हुज 100% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड और ओन्ड बाय वुमेन। अच्छा, अब पेपर में इधर से वो ना उड़ा दीजिएगा। ओके, अच्छा ये इमरान खान ने वुमेन एंटरप्राइज को बेनिफिट दिया, तो शहबाज शरीफ की तरफ से भी आने वाला कोई मैन एंटरप्राइज? मर्दों को नहीं बेनिफिट? चलो ठीक है। टैक्सेशन पढ़ लें जिनकी कैसे होनी है बाजियों की। टैक्स पेबल बाय बाजी ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस। सिर्फ ये बिजनेस में बेनिफिट है। हाँ ये लिखा हुआ था ऊपर, इनकम फ्रॉम बिजनेस। टैक्स पेबल बाय वुमेन एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ shall be reduced by बोले this benefit will not be available to a business that is formed by transfer or reconstitution or splitting of an। पहले से कोई बिजनेस बने हुए को आप तोड़ के अगर नया बिजनेस बनाए तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे रक्षंदा और रुखसाना को पता चला कि ये बेनिफिट आ गया और 25% टैक्स माफ होगा, और इनका कारोबार 2019 से चल रहा है, बड़ा कामयाब कारोबार है, तो 2019 से चल रहा है, इनको पता है यकम जुलाई 21 के बाद अगर कारोबार बनेगा तो बेनिफिट मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यकम जुलाई 21 से 2 दिन पहले 30 जून 21 को समझ लें, यकम जुलाई 21 से 1 दिन पहले 30 जून 21 को सबके सामने लड़ाई की, गुत्थम गुत्था हो गई, सबके सामने लड़ाई की और खूब करके लड़ लड़ के फारिग होने का, कोई पार्टनरशिप नहीं, खत्म हमारी पार्टनरशिप, फाड़ती हूं मैं एग्रीमेंट, ठीक है फाड़ो एग्रीमेंट तुम, खत्म, और दोनों अपने घरों को चलेगी, और 2 दिन बाद दोबारा इकट्ठी बैठी नहीं। तो लॉमेकर कह रहे हैं ये मुझे पता चला क्या हुआ है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, जो बिजनेस तुम लोगों ने तोड़ा है और ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गेम डाली है। तो कहते हैं ये जो गेम डालना औरतों को भी अलाउड नहीं है। तो कहते हैं अगर ऐसी कोई वुमेन एंटरप्राइज मुझे मिल गई तो मैं उसे 25% टैक्स माफ नहीं करूंगा, उसे 25% टैक्स माफ नहीं करूंगा। तो ये बात जो है वो हमने यहां पे पढ़ी थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस, पुराने बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की इजाजत नहीं है। बिजनेस क्या होना चाहिए? फ्रेश, ताजा, खस्ता, क्रिस्पी, बिल्कुल तिल लगा हुआ। अच्छा ये क्या चीज है भाई, क्या है, क्या कह रहे हैं? कैलकुलेटर। इनको छोड़ें जरा, और कोई बताए ये क्या है? कार्ड रीडर, ठीक है, और कोई बताए? अच्छा चलें सारी बातें छोड़ें, ये देखी है कभी? देखी है ना, सबने देखी है। तो ये एक मशीन है जिससे आप एटीएम कार्ड के जरिए, आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट्स कर देते हैं, वीजा कार्ड के जरिए पेमेंट्स कर देते हैं। और ये मशीन एफबीआर ने दुकानदारों को कह दिया हुआ है कि हमारे सिस्टम से ऑनलाइन लिंक करवा लें, क्योंकि ये बैंक से तो ऑलरेडी लिंक हुई हुई है, बैंकिंग सिस्टम से लिंक हुई हुई है, तो ट्रांजेक्शन होती है ना, तो इस पर इंटरनेट हर वक्त चल रहा होता है, और ये लिंक एफबीआर के सिस्टम से भी आप करवा लें। अगर आप इस डिवाइस को एफबीआर के सिस्टम से क्या करवा लें तो आपको एफबीआर खुश होकर टैक्स माफ करेगा, क्योंकि आपने अपना सिस्टम ऑटोमेटेड कर दिया है। बल्कि अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पर जाएं तो आपको इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, इसको कहते हैं पीओएस सिस्टम। एफबीआर की वेबसाइट पे ये इश्तिहार लगा हुआ है, आपकी मौजूदा पीओएस सिस्टम एफबीआर से मुंसलिक करने की सहूलत मुयस्सर है। यानी आप अपनी पीओएस डिवाइस को हमारे से मुंसलिक करवा लें। जनरल स्टोर वाले, सैलून वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल और दीगर कारोबार के लिए फला नंबर पर रब्ता करें, ना हो तो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, वरना क्लास के बाद भी आ सकते हैं। रियल टाइम इनवॉइसिंग, रियल टाइम इनवॉइसिंग यानी जैसे ही बिल बनेगा कस्टमर का, साथ ही किसको पता चल जाएगा? एफबीआर को। और अब ये मशीन अगर इस फॉर्म में कहते हैं आपने नहीं देखी भी, तो कहते हैं कुछ दुकानों में ये मशीन इस फॉर्म के ऊपर भी अवेलेबल है। तो इस मशीन को क्या कहते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? सेल के वक्त जो आपको मशीन नजर आती है, पॉइंट ऑफ सेल। आए पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 पे आके आप ऐसा करें कि सेक्शन की हेडिंग पढ़ें। पेज नंबर 73 के एंड पे, 72 है पेज 72 के एंड पे सेक्शन की हेडिंग पढ़ें। क्या है जी? टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अच्छा, उस क्लास में मैंने ये सवाल दिया था बच्चों को और उन्होंने खुद ही कर लिया था। टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर द ईयर एट द लोअर ऑफ अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन और 1.5 लाख पर मशीन। ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया, इस क्वेश्चन को नोट करें और इसको सॉल्व करें।
कोशिश करें टैक्स क्रेडिट मेरे समझाए बगैर निकालें। येलो वाला मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया। इस डेटे को सामने रख के मुझे बता दें इसका पेएबल टू गवर्नमेंट कितना है। टैक्स है मेरा 7 लाख। आई बॉट 2 POS मशीन्स फॉर रुपीज 1,70,000 ईच। मैंने 2 मशीनें खरीदी हैं 1,70,000 ईच की। दुकानें मेरी ज्यादा थी तो मैंने 2 मशीनें खरीदी हैं। येलो वाला हाईलाइटेड सामने रख के मुझे आप इसका सोल्यूशन करके दे दें। 3,40,000 गलत है। मैं पेएबल टू गवर्नमेंट पूछ रहा हूं। हाइब्रिड क्लास जल्दी जल्दी पेएबल टू गवर्नमेंट। जी जी जल्दी 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 माइक दे दें इनको। सही बोल रहे हैं आप लोग। जी जी जल्दी माइक दे दें। कौन कौन बता रहा है पेएबल टू गवर्नमेंट? जी एक्सलेंट 4 लाख। वापस ले जाए माइक। 4 लाख। 4 लाख कितने लोगों का निकला है? चलें जी 1 मिनट की खामोशी उन लोगों के लिए जिनका 4 लाख नहीं निकला। इनको 1 मिनट और दिया जा रहा है। जी पढ़ें जी भाइयों। टैक्स क्रेडिट कितना देना है? विल बी अलाउड फॉर द ईयर एट द लोअर ऑफ अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन एंड 1.5 लाख पर मशीन। जी हमारा टैक्स कितना है? 70,000 और हमने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट लोअर ऑफ करके। लोअर ऑफ क्या एंड क्या? लोअर ऑफ क्या एंड क्या? अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन 1,70,000 ज़रब 2 इज इक्वल टू 3,40,000 या 1.5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं या ये लॉ मेकर ने दिया हुआ है? लॉ मेकर ने दिया हुआ है। मैंने भी 2 मशीनें खरीदी हैं ईच 1,70,000 की, तो 2 मुझे 3,40,000 की पड़ी और 1,50,000 ज़रब 2 3 लाख। बता दें जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं इन दोनों में से कौन सा लोअर है? 3 लाख लोअर है। तो जब 3 लाख लोअर है तो 7 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 3 लाख। जवाब क्या आ जाएगा? 400,000। क्या गलती की थी? जल्दी जल्दी बताएं जरा। गलती क्या की थी? क्या क्या किया था? बोलेंगे तो पता चलेगा। गलती क्या की थी? 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। और क्या गलती की थी? 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ओके 1.5 लाख पर मशीन लॉ मेकर ने दिया हुआ है, तो 2 मशीनें हैं तो 3 लाख। अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन मशीन लिखा हुआ है। हमने कितनी मशीन्स बाय की? 2। एक मशीन कितने की? 170 की। तो हमारी जेब से पैसे कितने गए? 3,40,000। पढ़ें बस खत्म हो गया वैसे तो। अब आगे फॉर्मेलिटीज सी हैं वो पढ़ लें। ऑल टायर 1 रिटेलर। कौन से जी? टायर 1। टायर 1 होता है कैटेगरी 1। कैटेगरी से मुराद है टायर 1 होता है बड़े रिटेलर। बड़े रिटेलर को एफबीआर ने कह दिया भाई टायर 1 रिटेलर। कौन से रिटेलर? टायर 1 रिटेलर। ऑल बड़े बड़े रिटेलर। और ये छोटे छोटे रिटेलर्स की दुकानों पे आपको नहीं नजर आएगी। आप खोखे पे चले जाते हैं जहां पे सिगरेट और जो है वो पान और पता नहीं जो है वो जो बोतलें मिल रही होती हैं, तो वहां पे आपको ये मशीन नजर नहीं आएगी। टायर 1 से कौन से रिटेलर मुराद है? बड़े बड़े। ऑल टायर 1 रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या होता है? कनेक्ट। टू कनेक्ट विद किसका सिस्टम? ये नहीं बोर्ड के सिस्टम का बड़ा मुश्किल सा नाम है। बोर्ड के सिस्टम का क्या नाम है? बोर्ड्स पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम। इससे आपने अपनी डिवाइस को क्या कर लेना है? कनेक्ट कर लेना है। अ टैक्स क्रेडिट फॉर मशीन्स विल बी अलाउड। फिर आपको क्या माइनस हो जाएगा? टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल जबरदस्त। द टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर द ईयर इन विच द पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज इंस्टॉल्ड, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्फ़िगर्ड विद एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा 2010 में आपने मशीन खरीद के रख ली, पैक की हुई। 11 में आपने एफबीआर के सिस्टम से इंटीग्रेट कराई। किस साल टैक्स माफ होगा? 10 में 11 में? दोबारा सुने, 10 में आपने मशीन खरीद ली, 11 में एफबीआर के सिस्टम से लिंक करवाई। किस साल टैक्स माफ होगा? 11 में। अब तो छोटी सी बात रह गई है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है? वैसे तो हमने देख ली है लेकिन देख के गुजारा नहीं चलेगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज अ मशीन विच वॉज शोन टू टीचर बाय अस इन क्लास। ये डेफिनेशन काफी होगी। And if you would have allowed me to take a pic, I would have brought that pic in front of you, examiner.
ये डेफिनेशन चल जाएगी पेपर में। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज अ मशीन, ओए होए 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 यार अखीर होगी, ये जरा पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज अ, सुभान अल्लाह, मेड फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द सेल ट्रांजेक्शन। जाहिर बात है इस पे दुकानों की सेल रिकॉर्ड हो रही है, परचेज तो नहीं रिकॉर्ड हो रही होती, तो दुकानदार इस पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपनी सेल, गुड्स की सेल भी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले और सैलून वाले सर्विसेज की सेल। इधर इन कैश, कुछ लोगों की सेल कैश में होती है, कैश सेल को भी सिस्टम में पंच करके एफबीआर को बता दें, इधर थ्रू क्रेडिट कार्ड, इधर थ्रू और ऑनलाइन सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह। क्लियर? अच्छा जी, ये कौन सा वाला वाईफाई आ रहा है? ये आपका है कोई स्पार्क? आपका है? अपना पैकेज लगवा लो। ये आप लोगों का तो नहीं है? ऑलिव ग्रीन किसका है? जी भाईजान, ये क्या हो रहा है? माइनिंग हो रही है। और कौन सी माइनिंग हो रही है? कोल माइनिंग हो रही है। ठीक है, ये देख लिया आपने कोल माइनिंग। ये जो कोयला निकल रहा है ये कहां जाता होगा? उन फैक्ट्रीज में जाता होगा जिन फैक्ट्रीज में बिजली की सहूलत मुयसर नहीं होगी, या उन फैक्ट्रीज में कोयला जाता होगा जहां पर गैस की सहूलत मुयसर नहीं होती होगी। उन फैक्ट्रीज के अंदर ये कोयला जाता होगा ताकि इस कोयले से आग लगा के वो अपना काम कर सकें। एक वो आगे जो अंदर लगती है, एक वो आगे जो फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज क्या हैं? आईटी सर्विसेज क्या आपके जहन में आता है? आईटी सर्विसेज क्या होती हैं? पाकिस्तान में बैठ के आप बाहर के किसी मुल्क को आईटी सर्विसेज देते हैं या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देते हैं, यानी वो आईटी से काम करने लग जाएं, इसे आईटी सर्विसेज कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्या पाकिस्तानी भी बाहर के मुल्कों को दे रहे हैं आजकल? क्या पाकिस्तानी भी अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे आजकल? आईटी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तानी भी अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? जी बिल्कुल कर रहे होंगे। ये जो बिजनेसेस हैं जो कोल माइनिंग कर रहे हैं और जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं दे रहे, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आज हम टैक्स माफ करने लगे हैं। इनको टैक्स माफ करने लगे हैं। और टैक्स कितना माफ करने लगे हैं? सफे के टॉप पे आए। ओए होए 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 होए, ये तो वुमेन से भी कोई आगे की चीज है। ये तो उनको तो कितना टैक्स माफ हुआ था? 25% टैक्स माफ हुआ था। और इन बिलाओं को कितना टैक्स माफ है? 100% टैक्स माफ है। ओके, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन्स, कुछ लोगों को टैक्स माफ करने लगे हैं। और कितना माफ करने लगे हैं? 100% टैक्स माफ करने लगे हैं। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड 100% टैक्स क्रेडिट इंक्लूडिंग मिनिमम एंड फाइनल। मिनिमम पढ़ लेंगे यार कभी हम। अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस, कंडीशंस तो वो नीचे दी हुई हैं, उसको भी छोड़ें। किन किन लोगों को टैक्स माफ होने लगा जी? 100%। पर्सन्स इंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध। ये लोग करते क्या हैं यार? कोल निकाल के करते क्या हैं? सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। कोल निकालते हैं और जहां बिजली बन रही होती है उनको कहते हैं कि भाईजान आप ये हमारी तरफ से कोल ले लो, बिजली बनाओ। तो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को ये कोल बेचते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप। स्टार्टअप होता है बिजनेस। A startup which is certified by Pakistan Software Export Board. सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से आप अगर अपना बिजनेस अप्रूव करवा लें तो भी आपका 100% टैक्स माफ हो जाएगा। और क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप एंड फॉर द फॉलोइंग। कोल माइनिंग का बिजनेस हमेशा के लिए माफ है। यह बिजनेस हमेशा के लिए माफ नहीं है। यह सिर्फ कितने अरसे के लिए माफ है? जिस साल आपने अपने आप को सॉफ्टवेयर बोर्ड से एक्सपोर्ट करवा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अप्रूव करवाया उस साल, और उससे अगले 2 साल। तो ये बेनिफिट भाईजान महदूद मुद्दत के लिए है। आप जब भी बनेंगे तो उस साल आपको टैक्स माफ होगा 100%, और उससे अगले 2 साल। तो टोटल कितने साल बन जाएंगे? 3 साल आपको टैक्स माफ होगा। लेकिन कोल माइनिंग वाला टैक्स आपको हमेशा माफ है। अगर एक कंपनी कहती है कि जी मैं 2021 में बनी हूं, तो फिर 21 में टैक्स माफ होगा, 22 में टैक्स माफ होगा और 23 में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से ना अप्रूव नहीं कराते। वो इंडिविजुअल्स हैं मेरे आप जैसे आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी टैक्स माफ है। ये तो बहुत ही कॉमन है आईटी सर्विसेज पाकिस्तान से देना। पर्सन्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर्सन्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज भी आईटी सर्विसेज होती हैं अप टू 30 जून 25। लेकिन 30 जून 25 तक ये बेनिफिट है, उसके बाद अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक शर्त है इसके लिए,
आपने बाहर के मुल्क से जो पैसा कमाना है उसका 80% पाकिस्तान में लाना है। बाहर से जो पैसा कमाना है उसका 80% कहां लाना है? कई लोग होते हैं उनके बच्चे लंदन में होते हैं, कई लोग होते हैं वो खुद भी लंदन में होते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं वो खुद पाकिस्तान में होते हैं, बच्चे लंदन में होते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? आप पैसा बाहर ही ना रखें अपने बच्चों के लिए। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क में आईटी सर्विसेज दे रहे हैं तो पैसा कहां ले आए? और पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए शर्त है कम से कम कितना पैसा लाएं। दूसरी शर्त यह है कि पैसा जो है वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से लाना है, पायलट की जेब में रखवा के नहीं लाना। पैसा नॉर्मल बैंकिंग चैनल से लगवाना है, चोरी चोरी नहीं मंगवाना। तीसरी शर्त यह है कि पैसा आपने जो है वो फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान में लाना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उधर ही डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करके रुपीज पाकिस्तान ले आऊं। डॉलर है तो डॉलर लाएं, यूरो है तो यूरो लाएं, येन है तो येन लाएं, चंदा है तो चंदा सॉरी बाहर के मुल्कों से कहां चंदा आता है। अच्छा, इफ 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, किस में? फॉरेन एक्सचेंज में लाना है या पाक रुपीज में लाना है? थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अच्छा, अब इसके लिए शर्तें सिर्फ दो हैं, एक तीसरी शर्त भी है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। अगर आप इनकम टैक्स जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न भी साल में जमा करवाएं, और अगर आप सेल्स टैक्स जमा करवाते हैं तो सेल्स टैक्स की माहाना रिटर्न होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न सालाना होती है और सेल्स टैक्स की रिटर्न माहाना होती है। चलें जी, खत्म हुई हमारी डिस्कशन। इस बात को पढ़ लें एक दफा, इस बात को पढ़ लें। एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन फाइल्ड। इनकम टैक्स की रिटर्न साल में एक दफा जमा होती है, कई दफा ना 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 किताबें बंद क्यों कर रहे हो यार, हद होगी। मैं भी इधर हूं, 7 मिनट भी अभी इधर है। तो एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। इनकम कौन सी? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की रिटर्न हुकूमत को जमा करानी। इनकम टैक्स की रिटर्न क्या होती है? सैलरी इतना है, बिजनेस इतना है, कैपिटल गेन इतना है, टोटल इनकम इतनी है, ज़कात माइनस करके टैक्सेबल इनकम इतनी है। इनकम टैक्स की रिटर्न हुकूमत को जमा करवाएं। और सेल्स टैक्स की ये काट दें, बैगों के अंदर गई हुई किताबों से कैसे काटेंगे? मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ्स। यहां टैक्स ईयर्स नहीं होंगे, जब हम सेल्स टैक्स शुरू करेंगे तो वहां होंगे टैक्स ईयर्स होंगे, टैक्स मंथ्स होंगे। मंथली रिटर्न फॉर टैक्स मंथ्स हैव बीन फाइल्ड। तो अब बता दें इनकम टैक्स की रिटर्न क्या होती है? सा, कौन सा वाला सा? लाना वाला सा, सालाना। और सेल्स टैक्स की रिटर्न क्या होती है? मा, कौन सा वाला मा? हाना वाला मा, माहाना। तो दो शर्तें बता दें अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आप इनकम टैक्स जमा कराते हैं तो उसकी रिटर्न जमा करवाएं, और अगर आप सेल्स टैक्स भी देते हैं हुकूमत को तो उसकी भी क्या जमा करवाएं? रिटर्न जमा करवाएं। और इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स भी देंगे। आप कोल माइनिंग है, टैक्स जीरो देंगे, लेकिन बता तो दे कमा कितना रहे हैं। एक विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये छोटे छोटे 2-3 मुझे सवाल हैं, ये बता दें ये आज पढ़ा या कल पढ़ा था? बैठे नहीं तसल्ली से, बैठे नहीं तसल्ली से, बस बता दें आज पढ़ा या कल पढ़ा था? कौन सा वाला? अभी अभी जो पढ़ा है। लिस्ट द पर्सन्स, कितने हैं? 3 डेट आर अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेएबल। ये 3 बंदे हो गए, थ्योरी याद करनी पड़ेगी, साथ साथ करनी पड़ेगी। और ऑल्सो मैं पेज नंबर 80 पे हूं। ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशंस द लिमिटेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल। कंडीशंस बताएं। नहीं, कंडीशंस नीचे वाली हैं असल में। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है और सेल्स टैक्स की माहाना रिटर्न जमा करवानी है। क्लियर? ये बताएं जी, आज पढ़ा था कल पढ़ा? नहीं यार, आईटी सर्विसेज की तो नहीं कहीं लफ्ज लिखा हुआ कि आज पढ़ा है। आईटी तो वो वैसे ही जिक्र कर रहा होगा, हैज प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसने बताया कि कुछ टैक्स क्रेडिट मिल जाता है फॉरेन इनकम्स पे, तो फॉरेन इनकम टैक्स पेड तो कल पढ़ा था ना। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू रेजिडेंट टैक्स पेयर। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट देख लेते हैं, कौन सा सेक्शन था? हेडिंग ही देख लें क्या है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो सेक्शन कौन सा लिख के आना है? 103। ये सारा किन लोगों के लिए दिखाया जा रहा है? जो लोग साथ साथ थ्योरी याद नहीं कर रहे, उनको दिखाया जा रहा है कि खुदा के लिए आप याद करने लग जाओ। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर याद नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछले 6 महीने मैंने देखा था, आप जैसे ही लोग थे और वो पेपर देने गए थे, उन्होंने याद भी किया। उससे पिछले 6 महीने भी तकरीबन 10, 12, 15 साल से, 2008 से शुरू कर लें, 8, 9, 10 और इधर से 10 साल डालें, 13, 14, 15, 16, 17 साल से मैं बच्चे देख रहा हूँ, यानी आते हैं टैक्स पढ़ते हैं, यही वाला याद करते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो पता नहीं ऑनलाइन वाले क्यों परेशान हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा। फिजिकल वाले भी परेशान हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा। हाइब्रिड वालों का अपना रोना याद नहीं हो रहा। सारे अपना अपना रोना रो रहे हैं। आप जैसे लोग होते थे वैसे, सीरियसली कोई डिफरेंट नहीं होते थे।
आते थे, पढ़ते थे, याद करते थे। मैं तीसरा सवाल पढ़ा हूं, क्वेश्चन 6 मिस्टर। अच्छा, इसको ना लाइट मोड में लिया करें, ये स्वीडिश की तरह एंड पे पास पेपर हो रही है। कमर इंटेंड्स टू डोनेट एन अमाउंट, बस खत्म कर दें, सेक्शन का नंबर बता दें। कमर इंटेंड्स टू डोनेट अमाउंट, नहीं डोनेट अमाउंट, बच्चों की फीस नहीं डोनेट किसी को की जाती। वो इंटेंड्स टू डोनेट अमाउंट ऑफ 10 मिलियन टू सर्टेन एजुकेशनल इदारे, डोनेशन देना चाह रहे हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो, चलिए हम थोड़ा सा खुश हो जाएं, ये मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। यू आर ए टैक्स कंसल्टेंट, जरा हैप्पी हो जाए। यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट, एक्सप्लेन द टैक्स रिलीफ, डोनेशन देने पे जो मिलेगा, और डोनेशन देने के लिए क्या शराइत पूरी करें। जी डोनेशन का कौन सा सेक्शन है हज़रात? सेक्शन 61, ये डोनेशन का सेक्शन है। ठीक है भाई, क्लोज कर दो।